नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं हरमुज़ जलडमरू की। और हरमुज़ जलडमरू के विषय में बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अमेरिका की नई रणनीति के तहत भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और ये पूरी स्ट्रेटजी है क्या, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ईरान के साथ, ईरान और अमेरिका के बीच में भारत ने मध्यस्थता क्यों नहीं की, जबकि ईरान लगातार, ईरान का जो यहाँ पर राजदूत है, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री है, लगातार कह रही थी कि भारत हमारा पार्टनर है, भारत हमारा मित्र है। वो पाकिस्तान के इतने नज़दीक नहीं है ईरान जितना कि भारत के, और वो भारत के लिए लगातार ये बात कह रहे थे कि भारत अगर मध्यस्थता करता है तो हम बात करने को तैयार हैं। ये बात संकेत ईरान की तरफ से आ रहे थे। इजराइल भी यही चाहता था कि अगर कोई बात हो तो भारत बीच में आए, क्योंकि ये मुख्य अमेरिका, तो आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका बीच में कूदा है। मुख्य तो ईरान और इजराइल का चल रहा है, और अमेरिका जब इसमें कूदा तो उसके कूदने का कारण यह है कि वो प्रॉक्सी से, जो कोई भी दुश्मन उसका होता है जिसको वो कंट्रोल करना चाहता है, वो अपने प्रॉक्सी से युद्ध करवाता है। जैसे वो भारत को भी चाइना के खिलाफ प्रॉक्सी की तरह देख रहा था। आपको याद होगा गलवान के टाइम पर अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से भारत उसका प्रॉक्सी बन जाए, और उनके विदेश मंत्री, उप विदेश मंत्री भारत में आते रहे, भारत को लगातार कहते रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम युद्धपोत भेज देंगे, तुम युद्ध करो और ये करो वो करो। वो प्रॉक्सी की तरह देख रहा था, लेकिन उनको ये पता नहीं था यहाँ सरकार मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इंडिपेंडेंट निर्णय लेती है, किसी के बहकावे में तो, खासतौर से अमेरिका वगैरह के बहकावे में तो आ ही नहीं सकती। और अमेरिका का ये पुराना खेल है कि जहाँ कहीं भी वो जाते हैं वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, फिर अपने सैन्य अड्डे बनाते हैं। पूरे विश्व के ज़्यादातर देशों में उन्होंने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ब्रिटेन ने कभी, ग्रेट ब्रिटेन जिसको वो कहा करते थे, ग्रेट ब्रिटेन ने पूरे विश्व में अपने सैनिक अड्डे बनाए, और सैनिक अड्डे बनाने के बाद पूरे विश्व पर धीरे धीरे करके उन्होंने कब्जा किया। अब ये सैनिक अड्डे खाड़ी में भी उनके हैं, यूरोप में भी उनके हैं, तो यूरोप भी इस समय परेशान है क्योंकि वो कहते हैं कि हम ये ग्रीनलैंड कब्जा कर लेंगे। वो कहते हैं कि तुम तरस जाओगे, वो कहते हैं तुम हमारी एक फूंक के बराबर हो, तुम हमारा सहयोग नहीं करोगे ये हरमुज़ जलडमरू पे तो तुम तबाह हो जाओगे। और यही हाल पूरी खाड़ी का है। खाड़ी में यूएई में उनकी फोर्सेस हैं, खासतौर से ओमान में उनकी फोर्सेस हैं, सऊदी अरबिया में उनकी फोर्सेस हैं, कुवैत में उनकी फोर्सेस हैं, इराक में उनकी फोर्सेस हैं। ऐसा बड़ा देश ईरान छोड़कर आप बताइए जहां उनकी फोर्सेस नहीं है। इराक में तो वो बैठे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो इस समय नए उपनिवेशवाद को, नए तरीके के उपनिवेशवाद को वो बढ़ाना चाह रहे हैं। और इसको दादा भाई नौरोजी ने 19वीं सदी शुरू होने से 19वीं सदी खत्म होते होते भारत में कहा था कि ब्रिटेन का कोई उद्देश्य नहीं है, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ ही उनका उद्देश्य है। यानी कि यहां से वो धन ले जाना चाहते हैं, भारत पर वो रूल करना नहीं चाहते। ये बात दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इस समय अमेरिका आज 1945 के बाद 2026, बहुत समय नहीं हुआ, 80 वर्ष में ही अमेरिका उसी स्थिति में आ गया जिस स्थिति में कभी ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्री हुआ करते थे। आज यूरोपियन कंट्रियों पर भी अमेरिका का ही दबदबा है, और खाड़ी पर तो है ही। और वो भारत जैसे देशों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, जो भारत ने तो अफगानिस्तान के टाइम पर भी अपना क्षेत्र नहीं दिया था, हमने अपने पोर्ट नहीं दिए थे, हमने अपनी हवाई सीमाएं नहीं खोली थी, हमने उनको फ्यूल तक यहां भरने नहीं दिया, क्योंकि उनके हवाई जहाज़ों का, उनके एयरक्राफ्ट का उतरने का मतलब एक आपको वो देना पड़ेगा और जगह बेस देना पड़ेगा, और बेस फिर वो कभी खाली करते नहीं हैं। और जब आप खाली करवाएंगे तो फिर वो आपको आंखें दिखाएंगे, आपसे युद्ध लड़ाएंगे। यही हाल इनका वहां पर भी है। तो अब जो बात है कि भारत बीच में नहीं पड़ा, इजराइल के कहने के बावजूद, इजराइल भले ही अमेरिका के प्रॉक्सी के रूप में लड़ रहा हो, इजराइल के कहने के बावजूद और ईरान के इशारा करने के बावजूद, खाड़ी देशों के इशारा करने के बावजूद भारत बीच में नहीं पड़ा। मैं लगातार कह रहा हूं ये मोदी जी हैं, बहुत दूर की देखते हैं। पाकिस्तान बीच में पड़ा। पाकिस्तान को लगा कि वो विश्व भर के गब्बे लूट लेगा, उसको लगा कि वो इनके बीच में वार्ता करवा के इस्लामिक जगत में भी अपना स्थान बना लेगा और अमेरिका में भी अपना स्थान बना लेगा। कम से कम भारत के विरुद्ध अमेरिका, जो मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान से दूर हो गया है, वो उसको अपने साथ मिला लेगा। और अफगानिस्तान चूंकि भारत के साथ इस समय खड़ा हुआ है, इसलिए अफगानिस्तान से उनको सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए यह भी संभव है कि अफगानिस्तान से भी वो अमेरिका की मदद से कुछ करें।
ये पाकिस्तान की मंशा रही होगी। हालांकि पाकिस्तान असीम मुनीर पहले ही जाकर वहां पर नोबेल पुरस्कार, पीस पुरस्कार और ये सब कह चुके थे, क्योंकि भारत से बचाने पर पाकिस्तान का मानना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पाकिस्तान को भारत से बचाने वाला अमेरिका है, ये उनका मानना है। हालांकि भारत पहले से कह रहा था कि हम एक विशेष ऑपरेशन चला रहे हैं, हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम केवल आतंकवादी मार रहे हैं। अगर आपकी सेनाएं बीच में आएंगी तो फिर समस्या हो जाएगी, लेकिन हम केवल डिस्कलेशन कर रहे हैं, हम वहां पर केवल जो आपके आतंकवादी स्थान है उनको मार रहे हैं, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और इनको और मारे भी गए। खैर, तो भारत पीछे हट गया या भारत ने कोई बात ही नहीं कही। अब भारत ने चूंकि कोई बात नहीं कही तो पाकिस्तान बीच में आया। जेडी वेंस 24 घंटे 22 घंटे तक वहां पर रहे और ईरान की तरफ से उनके पार्लियामेंट्री अध्यक्ष वहां पर रहे, यानी कि चेयरमैन रहे, और 22 घंटे तक बात चली। 22 घंटे बाद चलने के बाद ईरान का कहना यह है कि जेडी वेंस को, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनको जैसे ही फोन आया इजराइल का, इजराइल सीज फायर के मूड में नहीं है, इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन के मूड में है। उसका मानना यह है कि ईरान में वो सत्ता परिवर्तन करवा देगा। अब उनका इजराइल का कहना यह है कि ईरान इस समय परेशान है, चारों ओर से घिर चुका है, इसलिए थोड़ा सा और जोर लगाया जाए तो वहां अपने लोगों को बिठाया जा सकता है और उसको उपनिवेश की तरह चलाया जा सकता है। जेडी वेंस का मानना यह है, चूंकि अमेरिका इसमें कूद चुका है, अमेरिका इस समय परेशान है, इकोनॉमिकली तो अमेरिका परेशान है। ये टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अमेरिका इकोनॉमी से परेशान है। अमेरिकन इकोनॉमी $30 ट्रिलियन घाटे में चल रही है। आप सोच लीजिए, जो $30 ट्रिलियन घाटे में चल रही हो, उस इकोनॉमी का क्या होने वाला होगा। और पैसे नहीं रहेंगे तो ये सेनाएं धरी रह जाएंगी। इसलिए अमेरिका इसमें कूदने के बाद, अमेरिका का जो मुख्य उद्देश्य है उसका है कि वहां से तेल हमको मिल जाए। अमेरिका हालांकि कह तो ये रहा है कि हम इनके परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए आए थे और अब परमाणु हथियार हमने नष्ट कर लिए, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। इजराइल का मानना यह है कि ईरान को अगर समय मिल गया तो फिर ईरान फिर से उसको परेशान करेगा। वो लेबनान के माध्यम से करता है, यानी कि हिजबुल्लाह के माध्यम से करता है, वो हौतियों के माध्यम से करता है। चूंकि ईरान के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से हिजबुल्लाह है और हौती हैं, और ये दोनों ही इजराइल को परेशान करते हैं। तो फिर इजराइल का मानना यह है कि उसने, जैसे अभी 2 दिन पहले ही इधर ईरान भी चल रहा था, उधर उसने हिजबुल्लाह पर हमले करने शुरू कर दिए। फिर लेबनान की सरकार के साथ उनकी वार्ता होनी शुरू हो गई और लेबनान की सरकार के साथ वार्ता होकर वो हिजबुल्लाह को डिस्कलेट करना चाहती। लेबनान की सरकार भी हिजबुल्लाह से परेशान थी और इधर हौती से परेशान है सऊदी अरबिया। तो फिर कौन कैसे करे, ये तो पूरे मतलब ऐसा उलझा हुआ जाल है मकड़ी की तरह कि वो कौन से रास्ते से निकले उनको खुद समझ नहीं आ रहा। अब ऐसी पोजीशन में अमेरिका बीच में बड़े प्लेयर की तरह आ गया है, डर भी है उसका, हथियार भी है उसके पास। इसलिए अमेरिका पर यह दबाव है कि आप इसको बदल लीजिए, ईरान की सरकार को बदलिए। अमेरिका कह रहा है हम अपने प्राण छुटाना चाहते हैं, हमें केवल तेल चाहिए, हमने वेनेजुएला पर इसलिए किया कि तेल चाहिए था, हमें केवल तेल चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब इसी बीच में जब हरमुज जलडमरू का मामला फंस गया, चूंकि हरमुज जलडमरू की जो भौगोलिक स्थिति है वो बड़ी खतरनाक है। हरमुज जलडमरू से पूरे विश्व के तेल का 20 से 30% का हिस्सा वहां से निकलता है। एलपीजी के मामले में 70% हमारा भी वहीं से आता है और हमारा तेल भी 40 से 50% वहीं से आता है। वो अलग बात है कि रशिया के साथ मोदी जी के संबंध हो गए और रशिया से हमने तेल लेना शुरू कर दिया और हमने दूसरे रूट विकसित कर लिए और हमने इधर अफ्रीका के रूट विकसित कर लिए या फिर हमने ऑस्ट्रेलिया से रूट विकसित कर लिया। और इस दौरान जब हरमुज वाला संकट पड़ा तो मोदी जी ने और एक्सप्लोर कर लिया। पहले हम 32 देशों से लेते थे, आज हम 41 देशों पर पहुंच चुके हैं और संसार में जहां कहीं से भी आ रहा है वो हम आ रहे हैं। हालांकि इजरायली एक बड़े लेखक ने यह बात भी कही थी कि भारत का कोई भरोसा नहीं, भारत केवल अपने आप को देखता है, उसको विश्व ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। भाई भारत की पोजीशन ऐसी है कि भारत अगर युद्ध में कूद पड़ता है और तेल भारत का खत्म हो जाए, भारत तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भारत जब तक अल्टरनेट व्यवस्था तेल की नहीं कर लेता, यानी कि सौर ऊर्जा पर, हाइडल ऊर्जा पर या फिर विंड एनर्जी पर या जट्रोफा या बायोफ्यूल पर, जब तक भारत पूर्ण रूप से नहीं आ जाता तब तक
भारत की आवश्यकता है खाड़ी, इसलिए भारत तो सीधे युद्ध में आ ही नहीं सकता, क्योंकि भारत चलाना पहला हमारा काम है। पहले हम भारत चलाएंगे, बाद में बात करेंगे। हालांकि वो क्रिटिसाइज करने के उद्देश्य से उन्होंने उल्टी सीधी बातें तमाम लिखी हमारे लिए, पर आज की तारीख में हरमूज पर जब अमेरिका ने मतलब पाकिस्तान के इंटरवेंशन से सीज फायर हो गया 2 हफ्ते का, इस 2 हफ्ते में अमेरिका को समय मिल गया कि वो ओमान के अंदर अपनी फोर्सेस को, और वहां पर जो उसका सैन्य अड्डा बना हुआ है, यूएई में सैन्य अड्डा बना हो, वहां वो अपने आप को सुसज्जित कर लेते। भारत को ये बात पहले से मालूम है कि अमेरिका जो है वो ब्रिटिश स्टाइल में चल रहा है और इनका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर तो 200 साल शासन रहा। हमको मालूम है वो किसी भरोसे के लोग नहीं हैं, उनसे आप कुछ भी प्रॉमिस करवा लो। अपनी सतर्कता अपने हाथ में रहनी चाहिए, और भारत अगर इसमें कुछ बीच में पड़ता तो भारत के लिए समस्या यह है कि पूरा विश्व भारत पर विश्वास करता है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका को पलटना ही था, जैसे वो पलट गया। अमेरिका को पलटना ही था। अमेरिका अगर पलट जाता है और पलटना ही है उसको, तो भारत कहां अमेरिका के ऊपर दबाव बनाएगा या अमेरिका से क्यों युद्ध लड़ना चाहेगा। लेकिन पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान बीच में पड़ा, अगर अमेरिका नहीं मानेगा तो भी कोई औकात नहीं है उसकी, वो कुछ कर नहीं सकता। वो केवल अमेरिका के पीछे खड़ा हो सकता है, ईरान चिल्ला सकता है। लेकिन भारत को ये लोग तभी मान रहे थे, मतलब ईरान भी इसलिए मान रहा था कि भारत बीच में पड़ेगा तो भारत का भारीपन होगा, और भारीपन होगा तो फिर इसमें कुछ रास्ता निकलेगा, और अगर समझौता होता है तो अमेरिका को पलटने से पहले भारत के विषय में सोचना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने इंटरेस्ट नहीं लिया। नतीजा यह निकला कि हरमूज को लेकर या युद्ध को लेकर 2 हफ्ते का ब्रेक हो गया। इस 2 हफ्ते में ओमान की खाड़ी, आप देखिए जो उत्तरी हिस्सा है हरमूज का, हरमूज एक टापू का नाम है। उस वो टापू ईरान के कब्जे में है, उसी के नाम से ये हरमूज जलडमरू कहा जाता है। तो उत्तरी हिस्से में जो वो सकरा एरिया है, पूरे में ईरान है। हालांकि ईरान से जब आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान का भी वहां पर वो है ग्वादर में, मतलब पाकिस्तान का भी एक वो बना हुआ है पोर्ट, और वो इस समय चीन के कब्जे में है। तो पाकिस्तान अगर साथ देता है, पाकिस्तान पर वो बना ही सकते हैं दबाव, तो एक तरफ पाकिस्तान हो जाता, फिर आगे चल के कुछ और देश। लेकिन उत्तर दिशा में पूर्ण रूप से ईरान है, दक्षिण दिशा में 2 कंट्री हैं, एक तो यूएई है और ओमान है। खास तौर से जो बिल्कुल सकरा वाला हिस्सा है वो ओमान का है। ओमान के प्रायद्वीप से वहां पर वो भी नापा जाता है, वो 33 किलोमीटर 33 किलोमीटर का एक गैप है, उसमें से भी 3.5 किलोमीटर बीच में बफर जोन रखा जाता है। 3.5 किलोमीटर छूट गया तो फिर इसका मतलब बचा कि 14.5 किलोमीटर इधर और 14.5 किलोमीटर इधर से ही निकला जा सकता है। उसमें भी जो बड़े जहाज हैं उनको निकलने के लिए विशेष चाहिए, तो फिर वो लाइन लगाकर वहां से निकलते हैं। ऐसा नहीं सब निकल जाएंगे, लाइन लगाकर निकलते हैं, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ओमान अपने यहां से उसको कंट्रोल करता है। खासतौर से वो जो ट्रायंगल वाला क्षेत्र है जहां पर घुसा हुआ है वो ओमान के कब्जे में है। ओमान, और अब अमेरिका ने यह कहा कि हरमूज जलडमरू उनको चाहिए, जबकि इंटरनेशनल लॉ यह कहता है कि हरमूज जलडमरू पर किसी का कब्जा नहीं है, वो इंटरनेशनल मार्ग है, इसलिए किसी को भी शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किसी के जहाज या प्लेन को निकलने से नहीं रोका जा सकता। निकलना ही है शांतिपूर्वक, अगर वहां से निकलते हो निकल। ईरान उसको यह मानकर चलता है, इसका इंटरप्रिटेशन यह है कि ईरान जब सुरक्षा के उसमें आएगा, चूंकि उसमें लिखा है कि शांतिपूर्ण, जब ईरान को लगेगा कि वो सुरक्षित नहीं है तो ईरान को उस जलडमरू पर हस्तक्षेप करने का अधिकार है, और उसी का इस्तेमाल करते हुए ईरान का कहना है कि जब अमेरिका हमारे ऊपर हमले कर रहा है तो हमने उसको इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत ऐसा किया। अब अमेरिका ब्लॉकेज करना चाहता है। ब्लॉकेज का मतलब होता है कि उस रास्ते को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में लेना चाहता है, जबकि वो इंटरनेशनल मार्ग है। अगर कुछ भी हो सकता था तो ईरान को समझा कर हो सकता था। ईरान उस पर अभी चुंगी वसूल रहा है, कह रहा है जो हमारे दुश्मन देश हैं वो चुंगी वहां पर देकर जाएंगे, भारत भी चुंगी वहां पर देकर आता है। हालांकि भारत के विषय में ईरान ने कहा कि भाई भारत हमारा मित्र है, इसलिए भारत के जहां सारे जा सकते हैं, भारत पर वो अटूट विश्वास करता है। लेकिन अमेरिका पर विश्वास कैसे करे? अमेरिका ने अब कहा है, जब उसको टाइम मिल गया, पाकिस्तान ने सीज फायर करवा दिया, सीज फायर के दौरान अमेरिका को टाइम मिल गया, और उस टाइम में अमेरिका ने अब दोनों तरफ से ब्लॉकेज करने की ठानी। यूएई की तरफ से भी वो लगाएंगे और इधर ओमान की तरफ से भी लगाएंगे। ओमान की खाड़ी में वो उनका एक वो बड़ा बेस भी है, तो ओमान की खाड़ी से वो ब्लॉकेज करेंगे और उधर यूएई से ब्लॉकेज करेंगे। उस पूरे रास्ते को वो अपने कब्जे में लेने वाले हैं। अब ऐसी परिस्थिति में ये कुछ दिन चलने वाला है।
शेयर मार्केट आपने देखा जो सुबह खुला था वो जहां जहां खुला वो गिरता ही चला गया, क्योंकि सवेरा जहां से हुआ, नई तारीख जहां से शुरू हुई, हम जापान की बात करें या फिर हम साउथ कोरिया की बात करें, मार्केट गिरता चला गया क्योंकि एकदम 3% से 4% रेट बढ़ गए तेल के और बड़ी समस्याएं भी आ गई। ऐसी परिस्थिति में जब भारत बीच में नहीं है, भारत के लिए विशेष संकट हो सकता है, क्योंकि हमारा अभी भी एलपीजी की सप्लाई वहीं से होती है। हालांकि भारत सरकार ने 70% अल्टरनेट व्यवस्था छांट रखी है, ले ली है, लेकिन फिर भी 30% भी अगर हमारा वहां से आता है तो वो 30% भी हमको हमारे यहां समस्याएं तो खड़ी करेगा ही। इसलिए अमेरिका पर भारत को पहले से विश्वास नहीं था। इजराइल नाराज हो गया कि बीच में भारत क्यों नहीं पड़ा, लेकिन ये ईरान का कहना है कि जैसे ही जेडी वेंस को फोन किया इन्होंने, वैसी ही वार्ता फेल हो गई। इजराइल ने जैसे ही फोन किया वैसी वार्ता फेल इसलिए हो गई क्योंकि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य परमाणु संधि को लेकर था और इजराइल का पूरा कब्जा को लेकर है। इजराइल चाहता है कि पूरा ईरान पर कब्जा हमारा हो जाए। अब सवाल इसमें यही पैदा हो रहे हैं कि इस युद्ध का या जो नया ब्लॉकेज अमेरिका ने करना शुरू करी है, ब्लॉकेज का मतलब होता है युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हम रास्ता चारों ओर से घेर लेंगे, हम किसी को निकलने नहीं देंगे यहां से। जो ईरान कर रहा है वो हम करेंगे। अब ईरान से अगर आप अनुमति लेकर आए भी हैं तो भी हम यहां ओमान में बैठ जाएंगे, इधर यूएई में बैठ जाएंगे और पूरा एरिया कवर कर लेंगे, देखें कौन कैसे निकलता है। अब ऐसी परिस्थिति में भारत तो विशेष संकट में आ जाएगा। भारत रशिया से तेल बढ़ा चुका है, लेकिन कैपेसिटी है भाई, हमारे पास जो रशियन तेल है उसकी रिफाइनरी दूसरी होती है और जो खाड़ी का तेल आता है उसकी रिफाइनरी की टेक्नोलॉजी दूसरी है। तो फिर हम तेल भले ही वहां से ले लेंगे, रिफाइन तो नहीं कर पाएंगे। रिफाइन तो हम रशियन रिफाइनरी से ही कर सकते हैं जो उस टेक्नोलॉजी की बनी हुई है, और वहां का तेल, दोनों के तेल में, तेल के इंग्रेडिएंट में फर्क है। इसलिए अब भारत के लिए बड़ी चुनौती सामने आ गई। लेकिन आप विश्वास करिए, भारत की सरकार आज की ऐसी है जो विश्व की किसी भी चुनौती से पेश आने को तैयार है, और मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वर्ल्ड के सामने वो तो बिल्कुल एकदम महान है। इसलिए भारत को सबसे कम नुकसान इस विश्व में होने वाला है। फिर भी ये संकट तो है ही, लेकिन अच्छा ये हुआ कि भारत ने अपनी साख बचाकर रखी, और इसके बीच में इसीलिए वो नहीं पड़े थे मोदी जी, क्योंकि उनको मालूम था कि अमेरिका ब्रिटेन के स्टाइल में चल रहा है, जब ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था, और अमेरिका आज उससे भी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ, उनका कोई भरोसा नहीं, वो क्या कर सकते। हमें तो केवल उनसे काम निकालना है। विश्व ऑर्डर जब तक जैसा चल रहा है, हमें केवल उनसे काम निकालना है। भारत प्रथम की भूमि की भावना से काम करना है। हमें क्या मतलब है वो क्या कर रहे हैं, हमें अपनी सुरक्षा से ज़्यादा चिंता है, सुरक्षा की ज़्यादा चिंता है। वो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ईसाई बनाम मुसलमान, यहूदी बनाम मुसलमान, जो चल रहा है वो चल रहा है। मैं समझता हूं कि इस समय भारत में पूल से हम चलें, तेल को बचाएं, एनर्जी को सेव करें, यह आवश्यकता इस समय भारत की है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।